हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम विश्वदीप सर। एक बार फिर से आप लोग का बायो एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डीएनए रिप्लिकेशन में कुछ टर्म आएंगे, उस टर्म के बारे में भी हम लोग स्टडी किया जाएगा। और इसमें कुछ एंजाइम यूज होते हैं रिप्लिकेशन होने में, उस एंजाइम के बारे में जो डिफरेंट एंजाइम हैं, अपना अलग अलग फंक्शन क्या है उन लोग एंजाइम्स का, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तो रिप्लिकेशन की बात हम करें, रिप्लिकेशन क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और कह दें, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपके बीच पहुंचती रहे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। रिप्लिकेशन, रिप्लिकेट होना मतलब मल्टीपल अपने जैसे कॉपी कर लेना। रिप्लिकेशन मतलब अपने जैसे कॉपी कर लेना। एक डीएनए रिप्लिकेशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक पेरेंट्स डीएनए, एक डीएनए अपने जैसे न्यू डॉटर डीएनए की सिंथेसिस करना, ये डीएनए का रिप्लिकेशन कहलाएगा। आइए देखते हैं डीएनए रिप्लिकेशन में सबसे पहले अगर मैं एक बात कहूँ तो एक टर्म आएगा इसमें, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा वो देखते हैं। दिस इज द सेंट्रल डोग्मा। अच्छा देखिएगा, यहाँ हम देख पा रहे हैं एक डीएनए, यह डीएनए ने क्या बनाया? आरएनए की सिंथेसिस किया, और यह आरएनए ने क्या बनाया? प्रोटीन की सिंथेसिस किया। तो डीएनए से जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस, दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, और ये आरएनए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। आगे अभी रिप्लिकेशन पढ़ाएंगे तो हम लोग पूरा चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, बस यहाँ पे आउटलाइन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आरएनए जो है, आरएनए ने क्या बनाया? प्रोटीन की सिंथेसिस किया, और यह आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस जो है होना, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो देख पा रहे हैं ना आप, ये डीएनए से प्रोटीन तक का बनना यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, और ये पूरा डीएनए से प्रोटीन तक का बनना है यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? इसी को हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। यस, हो गया सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये एरो जा रहा है डीएनए से, डीएनए की ही सिंथेसिस दिख रही है यहाँ पे। तो ये जो डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस हुई, मीन्स ये डीएनए से डीएनए का ही बनना, ये कहलाएगा डीएनए रिप्लिकेशन। ये कहलाएगा डीएनए रिप्लिकेशन। और हमें स्टडी करनी है आज डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे हमने लिख रखा है डीएनए रिप्लिकेशन। देखते हैं जरा डीएनए रिप्लिकेशन। अगर देखेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इन प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होते हैं और इन यूकैरियोटिक सेल में कैसे होते हैं डीएनए। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक बैक्टीरिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, जहां पे अगर एक सेल की हम बात करें, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, या फिर अनडेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यहाँ पे यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इसमें जो हम देखेंगे ट्रू न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में। इसमें जो है ये जो डीएनए रिप्लिकेशन पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, कहाँ पाया जाता है? साइटोसोल में देखने को मिलता है। ये जो है साइटोसोल में देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो है यह न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। जहां हम देख पा रहे हैं ये साइटोसोल मतलब एक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो क्या प्रेजेंट है? साइटोसोल प्रेजेंट है। और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इनके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए दिख रहे हैं, क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स में डीएनए होंगे, उनका रिप्लिकेशन होगा। तो ये कहाँ देखने को मिल जा रहा है? ये डीएनए के अंदर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए प्रोकैरियोटिक, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ कंपटीशन से। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एंजाइम यूज होता है। दिस एंजाइम इज नोन एज द गायरेज एंजाइम। गायरेज एंजाइम ओपनिंग कराते हैं, यहाँ पे गायरेज एंजाइम होगा प्रोकैरियोटिक्स में, यहाँ पे टोपोआइसोमरेज होगा यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक्स में गायरेज एंजाइम जो ये देख पा रहे हैं आप, गायरेज एंजाइम जो यूज हो रहा है ये प्रोकैरियोटिक सेल में, और यहाँ पे जो है टोपोआइसोमरेज जो है ये एंजाइम यूज किया जाता है ओपनिंग कराने के लिए। वैसे तो हेलिकेज एंजाइम होता है, अनकॉइलिंग कराता है, अनजिपिंग एंजाइम भी उसे कहते हैं। आगे अभी हम चर्चा करेंगे सारे एंजाइम के बारे में। लेकिन जैसे ही अनकॉइलिंग होती है, एक कॉइलिंग रस्सी को आप जैसे ही ओपन करते हो तो क्या होता है? फिर से अपने पूर्वावस्था में, जैसे आप छोड़ते हो तो क्या होता है? पूर्वावस्था में अपने
आ जाता है, फिर कॉइलिंग हो जाता है। तो उसको जो है ओपनिंग करके रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए एंजाइम यूज होता है। किसमें? टोपो आइसोमरेज यूज किया जाता है ये यूकैरियोटिक सेल में, एंड गैरेज एंजाइम यूज किया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। आइए देखते हैं किस टाइप का रिप्लिकेशन होता है कौन कौन सी सेल्स में। तो हम देख पाएंगे कि ये जो पूरा एक डीएनए जो दिख रहा है आपको कहाँ है? प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए जो कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। और यूकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता है? लीनियर शेप में डीएनए। प्रोकैरियोटिक मतलब यूनिसेलुलर हो गया या मल्टीसेलुलर हो गया। हमने कहा बैक्टीरिया प्लास्टिड्स ले लिया, इसमें ह्यूमन बींग्स ले लिया था मैंने। ठीक, प्रोकैरियोटिक के जो डीएनए में हम देख पा रहे हैं ये ओआरआई जो दिख रहा है ना, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर डीएनए में सिंगल होता है। इसी ओआरआई साइट से ही ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से ही डीएनए क्या होते हैं? अनकॉइल्ड होते हैं। बोथ स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड्स अलग किए जाते हैं। और यहाँ पे हम देख पाएंगे यूकैरियोटिक सेल्स में जो लीनियर डीएनए है, मल्टीपल ओआरआई, एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, मल्टीपल ओआरआई, कहीं से भी इनकी ओपनिंग कराई जा सकती है, अनफोल्ड कराए जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और इसी को हम बता दें, क्वेश्चन में कभी कभी ये भी आता है, एटी रिच रीजन दिया रहेगा, अगर ओआरआई नहीं दिया है तो एटी रिच रीजन देता है। इसी ओआरआई को ही एटी रिच रीजन भी कहते हैं। एक चीज मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि अगर इस डीएनए की ओपनिंग कराई जा रही है, फोल्डिंग अनफोल्ड कराया जा रहा है, अनकॉइल अगर कराया जा रहा है, हमने कहा कि यह ओआरआई साइट प्रेजेंट है, दिस इज द ओआरआई साइट प्रेजेंट है। और यहीं से ओआरआई ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से ही इसी को हमने कह दिया एटी रिच रीजन। एटी रिच रीजन, देखिएगा एटी रिच रीजन। क्यों? इसी साइड से ही क्यों अनकॉइलिंग होते हैं? क्योंकि अगर हम कहें कि एक जो है एडेनिन, ऐसे देख लीजिए जरा, यहां हम समझा दे रहे हैं, एक एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया, एडेनिन हो गया, ये बाइंड होते हैं डबल बांड से, थाइमिन। ग्वानिन बाइंड होंगे ट्रिपल बांड, साइटोसिन। साइटोसिन बाइंड होंगे ट्रिपल बांड, ग्वानिन। एडेनिन थाइमिन बाइंड होंगे डबल बांड, एडेनिन। ग्वानिन बाइंड होंगे ट्रिपल बांड साइटोसिन से। ठीक है, तो एटी रिच रीजन कहते हैं। ये जो दिख रहा है ये रीजन ना, यहाँ पे ट्रिपल बांड है, यहाँ पे भी ट्रिपल बांड है, यहाँ पे भी ट्रिपल बांड है। तो ट्रिपल बांड के कंपेयर में डबल बांड को ब्रेक करना काफी इजीली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बांड को ज्यादातर करके ब्रेक किया जाता है, या डबल बांड को ही ब्रेक किया जाता है, और यह एटी रिच रीजन कहा जाता है इसको। और इसी रीजन से जहाँ पे कंपेयर द ट्रिपल बांड से डबल बांड काफी इजीली होता है ब्रेक करने के लिए, इसलिए इसी साइट से ही ओरिजिन रेप्लिकेशन होता है, इसी साइट से ही डीएनए का अनकॉइलिंग कराया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े, कुछ एंजाइम के बारे में बात कर लिया जाए। कुछ एंजाइम जो है कौन कौन से डीएनए रिप्लिकेशन में कौन कौन सी एंजाइम होती हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कुछ एंजाइम के बारे में हम देख लेते हैं, जहां पे हम देखेंगे सम एंजाइम्स जो कि यूज्ड होते हैं, आर यूज्ड इन डीएनए रिप्लिकेशन। चलिए रफली राइटिंग। ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन में कुछ एंजाइम यूज किए जाते हैं। वह कौन कौन से एंजाइम होते हैं? सबसे पहले एंजाइम की अगर हम बात करें तो जो डीएनए को अनकॉइल कराने के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, वह एंजाइम होता है हेलिकेज एंजाइम। ये क्या कराता है? डीएनए स्ट्रैंड को, यह डीएनए स्ट्रैंड है, चलिए साथ में हम समझाते हुए थोड़ा थोड़ा चलते हैं। यह डीएनए है, हमने कहा ये ओआरआई साइट्स है, तो यहाँ से इसको क्या कराता है? अनकॉइलिंग कराता है। कुछ इस तरह से ये अनकॉइल हुआ, ये देख पा रहे हैं आप आगे से, ये देखिए ये अनकॉइल्ड हुआ, आगे चला गया, तो देख पा रहे हैं यह एटी रिच रीजन है, यह एटी रिच रीजन है। यहीं से क्या हो रही है? इनकी अनकॉइलिंग स्टार्ट हो रही है, अनफोल्डेड हो रहे हैं यहीं से। तो यह काम कौन कराता है? हेलिकेज एंजाइम। इसी को ही अनजीपिंग एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं अनजीपिंग लिखा होता है, तो नो डाउट परेशान मत होइएगा, अनजीपिंग एंजाइम भी कहते हैं इसी को ही। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एंजाइम। अब हमने कहा कि एक जो होगा टोपो आइसोमरेज
एंजाइम। ये कहाँ देखने को मिलता है? ये देखिए मैंने यहाँ बताया था टोपो आइसोमेरेज कहाँ होता है? यूकैरियोटिक सेल में होता है। ये इन यूकैरियोट्स में होता है। और इसी में अगर हम देखें तो गायरेज एंजाइम जो होता है, गायरेज एंजाइम, ये कहाँ पाया जाता है? ये किस में होता है? ये हमने यहाँ बताया था गायरेज एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। अनकॉइलिंग करवाते हैं प्रोकैरियोटिक में, इन प्रोकैरियोटिक सेल में। अब नेक्स्ट एंजाइम की बात हम करें, नेक्स्ट एंजाइम कौन सा होता है? देखिए अनकॉइलिंग तो हो गए यहाँ पे। अब कंडीशन ये होगी कि एक एंजाइम आएगा, क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी आरएनए प्राइमेज, इसको देख लेते हैं। आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज एंजाइम आता है। ये क्या कराता है? आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करता है, आरएनए प्राइमर बनाता है। आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस कराता है। आगे हम बताएंगे कैसे कैसे आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस होगी, सब चीज बताएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ एंजाइम जो आएगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज में दो एंजाइम आएंगे, डीएनए पॉलीमरेज में दो एंजाइम आते हैं। कौन कौन से? एक होगा, ऐसे यहां पे हम लिख दे रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज में दो आएंगे। एक होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और एक होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दोनों का क्या क्या फंक्शन है जरा देख लेते हैं। ये जो थर्ड है ना, ये कहता है भाई हम न्यू स्टैंड बनाएंगे। तो ये क्या करता है? न्यू स्टैंड सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड, नया स्टैंड बनाता है। ठीक है। और दूसरी बात हम करेंगे डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या कराता है? प्रूफ रीडिंग कराता है। ये जो है प्रूफ रीडिंग कराता है। जो ये स्ट्रैंड बनाते हैं ना पॉलीमरेज थर्ड, ये जो बनाते हुए चले जाते हैं, उनके पीछे से ये क्या कराता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट उनको आइडेंटिफाई करते जाता है कि भाई जो चीज बना हुआ है स्ट्रैंड क्या सही है या गलत है। ठीक है, मिसमैचिंग तो नहीं ना है कहीं, उस चीज कराता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट एंजाइम की बात करेंगे। अगर इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक दिखा, इसके आइडेंटिफिकेशन के दौरान कहीं मिसमैचिंग दिखा, तो नया एंजाइम एक आता है। वह एंजाइम होता है, नया एंजाइम आएगा मिसमैचिंग के बाद इक्सोन्यूक्लियेज। इक्सोन्यूक्लियेज ये एंजाइम क्या करता है? जैसे ही मिसमैचिंग हुआ अगर डीएनए में कहीं पे भी, तो ये एंजाइम वहां पे क्या करता है? उसको कट करने का काम करता है, कटर का काम करता है, उसको यहां से काट करके निकाल देता है। ये है इक्सोन्यूक्लियस। इसके बाद जैसे ही ये काट के निकाल दिया उस डीएनए से मिसमैचिंग को, ठीक है, तो नेक्स्ट एंजाइम आता है एंजाइम नंबर 7, वो होगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, तो ये क्या काम करते हैं? ये उस कटे हुए उस मिसमैचिंग को जिसने ये काट के जो न्यूक्लियस हटाया, उसको, उस स्ट्रैंड को फिर से क्या करते हैं? लाइगेट कर देते हैं, उसको ये जोड़ देते हैं। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है? लाइगेटेड कराता है। ठीक है, अच्छा इतना जान लीजिए। नहीं, ये लाइगेटेड कराने का काम करता है, ये जो है कि स्ट्रैंड्स को जोड़ देता है। इसमें एक एंजाइम न होकर के एक प्रोटीन का यूज किया जाता है। वह प्रोटीन के बारे में आपको बता दूं कि जैसे ही यहाँ पे ये अनकॉइलिंग करा रहे हैं, हेलिकेज एंजाइम ने अनकॉइल कराया, तो ये जैसे अनकॉइल होता है ना, तो ये डीएनए रिप्लिकेशन वाई शेप्ड में हो जाते हैं। इधर देख पा रहे हैं आप जो बेसिस हैं नाइट्रोजनस बेस, ये होंगे, ये इतने अनकॉइल हो चुके हैं। तो इस बेस को ब्रेक करने के लिए ना, ये धीरे धीरे ब्रेक होते जाते हैं और यहाँ से ये इनकी ओपनिंग और बढ़ती जाती है। यहाँ से अगर हमने कह दिया ये ब्रेक होते गए, ये ब्रेक होते गए, और ये जो इनकी ओपनिंग धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इनकी ओपनिंग धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ये जो है ब्रेक कराने के लिए ना, ये बेसिस को ब्रेक करने के लिए एंजाइम एक प्रोटीन आता है, एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होता है एसएसबी प्रोटीन। तो ये जो है ब्रेक डाउन कराता है जो है बेस को। ठीक, तो ये सारे के सारे एंजाइम है जिनका यूज किया जाता है डीएनए के रिप्लिकेशन में। देखिएगा, जैसा कि हम सभी एंजाइम के बारे में पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे जो डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है,
डीएनए रिप्लिकेशन इज कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। वह कौन कौन से स्टेप हैं जिनके अकॉर्डिंग डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है। तो उस रिप्लिकेशन, उस स्टेप्स को पढ़ने से पहले में एक टर्म आएगा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इसके सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये है डीएनए, दिस इज द डीएनए। इस डीएनए को अगर हमने देखा इस फॉर्म में हमने रख दिया है, इस डीएनए को हम इस फॉर्म में रख दिए हैं जिसमें हम दोनों स्ट्रैंड्स को यहाँ एक्सप्रेस कर दिया है हमने। ये हो गया 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर एंड ये हो गया 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर। दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन कर रहे हैं। अब ये रिप्लिकेट होंगे एटी रिच रीजन से, और रिप्लिकेट होकर के तो हम देख पाएंगे कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, ये पेरेंटल स्ट्रैंड दिख रहा है, बट ये ग्रीन कलर वाला दोनों ही न्यू स्ट्रैंड दिख रहा है। और ये दोनों मिल करके ये क्या बना रहे हैं, डॉटर डीएनए बना रहे हैं। मीन्स एक पेरेंट से, एक डीएनए से 2 डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ। और जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो है पेरेंट्स स्ट्रैंड्स के साथ न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्मेशन है। मीन्स हम कह सकते हैं हाफ ऑफ द पेरेंट्स स्ट्रैंड एंड हाफ ऑफ द न्यू स्ट्रैंड्स। ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहलाता है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। डीएनए का रिप्लिकेशन ये कंप्लीट होगा, देयर आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 8 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 7 to 8 स्टेप्स, हर एक स्टेप्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा डीएनए का रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन इज कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। देयर आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 8 स्टेप्स में कंप्लीट होता है डीएनए का रिप्लिकेशन। एक डीएनए रिप्लिकेट होकर के न्यू डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन करता है 8 स्टेप्स के अकॉर्डिंग, एक स्टेप्स के थ्रू जो है कि रिप्लिकेशन हो पाते हैं। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन फर्स्ट पॉइंट होगा, अनकॉइलिंग होगा, डीएनए की अनकॉइलिंग होती है। नेक्स्ट देखेंगे ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो उनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो बीच में जो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, उनका ब्रेकिंग डाउन होना। और देख पाएंगे एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन होना। और देख पाएंगे चैन इनिशिएशन, अब वाई शेप स्ट्रक्चर हो जाते हैं अनकॉइल्ड होकर के, तो चैन का बनना, चैन का इनिशिएशन होना। बेस पेयरिंग होना, उनके बीच में बेस का पेयरिंग होना। इसके बाद कंप्लीशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, पूरा डीएनए मॉलिक्यूल्स का, पूरा डीएनए का सिंथेसिस, पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन होना। इसके बाद जैसे ही कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है, सिंथेसाइज हो जाते हैं, तो प्रूफ रीडिंग होता है। तो 8 स्टेप्स में जो है हम देखेंगे। अब इस 8 स्टेप को एक एक करके स्टडी किया जाए। तो आइए स्टूडेंट्स एक एक करके हम देखते हैं सभी स्टेप्स को। स्टूडेंट्स पहला स्टेप था ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जिसमें हमने देखा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन में क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्या है, डीएनए। दिस इज द डीएनए। ये डीएनए में हमने बताया था आपको पिछले कुछ समय पहले भी मैंने आपको बताया, भी चर्चा किया कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वो सर्कुलर डीएनए होता है, उनमें सिंगल ओआरआई प्रेजेंट होता है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन सिंगल होता है ओआरआई साइट। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं मल्टी सेलुलर, यहाँ हम पढ़ रहे हैं लीनियर शेप वाला डीएनए। तो इसमें जो है मल्टीपल, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ मल्टीपल ओआरआई साइट देखने को मिल सकता है। बट जहाँ पे ओआरआई साइट होगा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, उसी को ही हम एटी रिच रीजन भी कहते हैं। और वहीं से डीएनए क्या होता है, रिप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं से ओरिजिन होती है किसका, अनकॉइलिंग का, रिप्लिकेशन का। तो आप देख पा रहे हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए, अनकॉइलिंग द्वारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ। जैसे आप एक उदाहरण दें, हम आप एक रस्सी ले रहे हैं 2 स्ट्रिंग्स का, दोनों एक दूसरे में कॉइलिंग है, लिपटे हुए हैं, तो उसको आप ओपन करेंगे तो थोड़ी सी ओपन हुआ। एंड अदर पोजीशन पे क्या होगा, कॉइलिंग और बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे पूर्वावस्था में आ जाएगा, कॉइलिंग फिर से हो जाएगा। तो उसको जो है अनकॉइलिंग कराया। यहाँ पे अनकॉइलिंग कराने के लिए एटी रिच रीजन पे अनकॉइलिंग हुआ। अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए में वो एंजाइम प्रेजेंट है, कौन सा, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज क्या कराता है, अनकॉइलिंग कराता है। इसी को स्टूडेंट्स एक और नाम देते हैं हम, और अनजीपिंग एंजाइम भी कहते हैं। अनजीपिंग एंजाइम, कहीं कहीं हेलिकेज में आकर के अनजीपिंग आए, अनजीपिंग एंजाइम भी कहते हैं इसी को ही। अब देखिएगा कि जैसे ही ये अनबाइंडिंग हुआ, अनकॉइलिंग हुआ, अब छोड़ेंगे तो प्रोअवस्था में आ जाएगा। लेकिन उसको होल्ड करके रखने के लिए, ओपनिंग रहने के लिए एक और एंजाइम आता है, इसी को ही हम कहते हैं, 2 एंजाइम होते हैं,
देखिएगा यूकैरियोट्स आप पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है, प्रोकैरियोट्स में जो है क्या होता है, गैरेज एंजाइम होता है जो इसको होल्ड करके रखता है, ओपनिंग करा के रखता है। और ये जैसे ही ओपनिंग होते हैं फिर ये क्या बनाता है, फॉर्क बन जाता है, ये स्टैंड फॉर्क स्टैंड हो जाता है, जो कि ओपनिंग हुआ, अनकॉइलिंग हुआ और वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में बदल गया। ये कैसे होते हैं भाई, डीएनए है तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, जो कि डबल स्टैंड दिख रहा है आपको, ये अनकॉइलिंग हुए, फॉर्क में बदल गए और इनको ओपनिंग करा कर रखने के लिए यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे गैरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख पा रहे हैं हम, तीसरा है क्या, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तो ये अनकॉइलिंग होकर के वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में हो गए। इनके अंदर जो बेस दिख रहे हैं आपको, एडेनिन थायमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन थायमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन के साथ दिख पा रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे ये जो है अनकॉइलिंग हुई, या स्टैंड वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में फॉर्म हो गए और यह वाई शेप्ड स्ट्रक्चर ने क्या बना लिया, अब यहाँ टेम्पलेट स्टैंड में फॉर्म हो गए। ये टेम्पलेट स्टैंड कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक कैपेबल हो चुके हैं या एक नए स्टैंड्स की सिंथेसिस हो सकती है इनके साथ, इसलिए हमने इसको टेम्पलेट स्टैंड नाम दे दिया। देखिएगा ये जो है बेस दिख रहा है आपको ना, ये बेस, यह बेस जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंडिंग होती है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक प्रोटीन, जिसे हम एसएसबी प्रोटीन के नाम से जानते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो कि ये प्रोटीन इसको ब्रेक डाउन कराता है हाइड्रोजन बॉन्ड को। और यहाँ पे जो है टेम्पलेट स्टैंड फॉर्म हो चुके हैं और ये देखिएगा आगे ये जैसे ही ब्रेक होते जाएंगे इनकी ओपनिंग और बढ़ती जाएगी, ये वाई शेप जो होगी ना ये, और इनकी ओपनिंग बढ़ती जाती है कुछ इस तरह से। यहाँ अगर मैं दिखाऊं एक छोटा सा डायग्राम, ये तो फिर यहीं पे देखिएगा, अगर ये ब्रेक होते जाएंगे, ये जैसे ही ब्रेक होते जाएंगे इनकी ओपनिंग बढ़ती जाती है और ये बढ़ती जाती है और आगे चलते दिखाएंगे हम आपको कि जो नया स्टैंड फॉर्म होंगे वो स्टैंड भी बढ़ते जाते हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरे होल स्टैंड तक, पूरे स्टैंड ये क्या होते हैं, स्टैंड फॉर्मेशन होता रहता है और दोनों ईयर अलग हो जाते हैं। तो दो स्टैंड यहाँ बन जाता है, दो स्टैंड यहाँ बन जाता है, तो एक डीएनए से दो डॉटर का डीएनए बनता है। आगे चलिए, आगे बढ़िए, हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें कंडीशन ये होता है स्टूडेंट्स की फास्फोराइलेशन प्रोसेस होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में, जहां पे हम देख पाएंगे कि इसमें फास्फोराइलेशन प्रोसेस होता है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस बायोलॉजिकल प्रोसेस, फास्फोराइलेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि वह प्रोसेस होता है जहां पे शुगर दिख रहा है ना, फास्फोरस का, फास्फेट ग्रुप का एडिशन होता है, इसमें फास्फेट ग्रुप का एडिशन होता है। ये सल्फ शुगर हो गया, शुगर के साथ यह एडेनिन हो गया, डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, आपको पता होगा, ये फास्फेट ग्रुप है, इसमें दो फास्फेट का और एडिशन हो जाता है, इसमें ना ये दो फास्फेट और ऐड हो जाते हैं, तो यह फास्फोराइलेशन होता है। इस फास्फोराइलेशन कराने के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है फास्फोराइलेज एंजाइम, ये फास्फोराइलेज एंजाइम होती है जो कि फास्फोराइलेशन कराती है, जिसमें कि ये दो फास्फेट ग्रुप का एडिशन हो जाता है। आगे चल के हम बताएंगे कि जैसे ही न्यू स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस हो रही है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नए स्ट्रैंड्स बना हुआ है, तो उसमें जब जो प्रूफ रीडिंग होगी, मिसमैचिंग होगा तो उसको तोड़ा जोड़ा जाएगा, काटा जाएगा, तो उसको जो है काटना जोड़ना, एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये दोनों फास्फेट ग्रुप को जब ब्रेक किया जाता है, ब्रेक डाउन होते हैं, वहीं पे वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आगे चलिए मैं बताता हूँ उसको, चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो से लगे रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी में ही जब फास्फोराइलेशन प्रोसेस होता है, फास्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में एडिशन ग्रुप, फास्फेट ग्रुप का एडिशन होता है, तो कंडीशन होती है कि जो डीएनए है ये फॉर्म हो जाते हैं, ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन कराते हैं, जैसे हम कहेंगे डीएटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी एंड डीसीटीपी, मीन्स डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाते हैं। यह देखा आपने, दो फास्फेट ग्रुप ऐड हुए तो ट्राइफॉस्फेट का फॉर्म हो गए, तो डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी ग्वानिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी साइकिडीन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ है चैन इनिशिएशन। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, अब यहीं से चैन जो है डीएनए का, ये चैन, ये बेस है, ये बेस दिख रहा है आपको, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन इसमें लगे रहेंगे, ये बेस दिख रहा है, जो कि डीएनए 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर, 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन कर रहे हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है चैन का बनना, न्यू स्ट्रैंड का बनना। हमने कह दिया ये है क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अच्छा, हमने फॉर्क भी नाम दिया था, फॉर्क एंड से। इसमें देखिए टर्म कंडीशन सा कुछ होता है, चैन इनिशिएशन, इसमें एंजाइम आता है, एक होगा आरएनए प्राइमेज,
आरएनए प्राइमेज एंजाइम, इसमें आएगा आरएनए प्राइमेज। और एक एंजाइम होगा इसी में ही डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज दो एंजाइम यूज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यूज होता है इस रिप्लिकेशन में डीएनए के। तो यहाँ पे जो यूज होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यूज होगा। अभी देखिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यूज होगा। इस केस में ये होता है आरएनए प्राइमेज जब जाता है ना, ये जाता है तो आरएनए प्राइमर बनाता है। ये देखिए आरएनए प्राइमर बनाता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो कहता है कि भाई हम जो है कि न्यू स्ट्रैंड्स तैयार करेंगे, नए स्ट्रैंड को बनाएंगे। इसका टर्म कंडीशन बहुत शर्तें होती हैं इसकी शर्त होती है कि जब हम डीएनए स्ट्रैंड बनाएंगे तो वहां पे उसके साथ सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड होना चाहिए। दो स्ट्रैंड होगा तो हम नहीं बनाएंगे, सिंगल स्ट्रैंड होगा तभी हम बनाएंगे। तो ये जो है कि कहता है ठीक है भाई एक सिंगल स्ट्रैंड, ये आप देख पा रहे हैं इस सिंगल स्ट्रैंड के साथ ये बना हुआ। अगर हम यहाँ पे न देखें तो देखिएगा ये जो है सिंगल स्ट्रैंड है, तो इसी सिंगल, इसने कहा कि सिंगल स्ट्रैंड है तभी हम नया स्ट्रैंड बनाएंगे। फिर दूसरी कंडीशन होती है कि हम तभी बना पाएंगे जब मुझे छोटा सा प्राइमर मिल जाए, छोटा सा क्लू मिल जाए, तभी हम यहाँ पर रास्ता दिखाओ, है ना। आप जो जाते हो तो अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से रास्ता अननोन होता है तो कहते हो अननोन पर्सन कोई होता है तो भैया मैं रास्ता दिखा दीजिए फिर मैं चला जाऊंगा। तो ये कहता है भाई मुझे रास्ता दिखा, मुझे कोई क्लू दो, मुझे एक प्राइमर दो ताकि मैं आगे डीएनए की स्ट्रैंड बना सकूं। ठीक है, तो ये कहता है ठीक है भाई चलो वो भी शर्त मंजूर है। दूसरी हो गया। तीसरा ये जो कहता है भाई मैं वहीं से अपने स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस करूंगा जहां पे 5 प्राइमर एंड होगा, 5 प्राइमर एंड से ही अपने नए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस करूंगा। तीनों शर्तें इसके एक्सेप्टेबल होते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे बनाता है, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमेज ने गया और आरएनए प्राइमर बना दिया। ये देखिए आरएनए प्राइमर बना दिया। अब भाई इनको तो एक क्लू मिल गया, किसको, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को। ये अब यहां से ये 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर, अब ये जब इधर से आगे बढ़ेगा तो ये 5 इधर हो जाएगा, 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर, मतलब ये 5 एंड मिल गया इनको। ठीक है, 5 प्राइमर तो मिल गया। तो यहां से डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, ये जो है नए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस स्टार्ट किया और ये नया स्ट्रैंड बना दिया इन्होंने। इसी तरह से जस्ट यहाँ पे भी यही आरएनए प्राइमेज आरएनए प्राइमर बनाएगा या आरएनए प्राइमर बनाएगा। और जैसे ही आरएनए प्राइमर मिल गया तो ये क्या कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड भी है, सिंगल स्ट्रैंड के साथ आरएनए प्राइमर, एक क्लू मिल गया, एक प्राइमर मिल गया, और फिर यहाँ से क्या 5 प्राइमर एंड से ही है तो 5 प्राइमर एंड मिल गया। ये देखिए 3 प्राइमर एंड है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने बनाया, चेन इनिशिएशन हुआ इसमें ये 2 एंजाइम के हेल्प से। अब देखिएगा हमने कहा कि हाइड्रोजन बांड ब्रेक हो रहे हैं, हाइड्रोजन बांड ये ब्रेक होते रहेंगे और इनकी ओपनिंग बढ़ती रहेगी। ओपनिंग बढ़ती रहेगी तो कंडीशन ये होगा कि ये क्या होते हैं, स्ट्रैंड भी बढ़ते रहते हैं। आइए नेक्स्ट जो है देखते हैं बेस पेयरिंग। अभी भी मैं इसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा कैसे कैसे स्ट्रैंड ओपनिंग बढ़ती जाती है तो ये स्ट्रैंड भी बढ़ते जाते हैं, न्यू स्ट्रैंड्स आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे हम उसे। नेक्स्ट देखते हैं अभी जो है आगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं बेस पेयरिंग, नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम समझाएंगे उसे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अगर डाउट में है आप तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग कंडीशन में हम ये देखेंगे कि जहां पे आप देख पा रहे हैं 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर, 3 प्राइमर, इसमें जो है कि नया स्ट्रैंड्स बना हुआ, नए स्ट्रैंड्स भी बन गए। अब यहाँ बेस पेयरिंग की कंडीशन में जो होती है ना, बेस की पेयरिंग होती है, नाइट्रोजन से बेसेस जुड़ते हैं। इसमें होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आता है और यहाँ पे बेस पेयरिंग कराता है। तो आप देख पा रहे हैं एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सारे इसलिए बेसिस इसमें लग जाएंगे। और इसके बाद जो है हम देख पाएंगे ये तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ही, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके साथ न्यू स्ट्रैंड बने, बेस पेयरिंग हुआ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आए और यहाँ पे बेस पेयरिंग कराए। नेक्स्ट देखेंगे हम स्टेप नंबर 7। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कंप्लीशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इसमें जो है डीएनए जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंप्लीट फॉर्मेशन की तरफ बढ़ता है, जिसमें हम देख पाएंगे हमने कहा 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर का स्ट्रैंड, 5 प्राइमर 3 एंड 3 प्राइमर टू 5 स्ट्रैंड दोनों ही पेरेंटल स्ट्रैंड है। ये जो दोनों न्यू स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, ये जो दोनों ये हैं न्यू स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, न्यू स्ट्रैंड्स ये है पेरेंटल स्ट्रैंड्स, पेरेंटल स्ट्रैंड्स। अच्छा, अब हम देख पाएंगे कि ये जो या फिर इसको आप टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कह सकते हैं,
टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। अब देखिएगा, हमने बताया कि नहीं ये है आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। इसमें देखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। आरएनए प्राइमर, एंजाइम है कौन, एंजाइम ने बनाया आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज एंजाइम। अब जो है ये डीएनए की सिंथेसिस कराया, एंजाइम कौन सी है, न्यू स्ट्रैंड्स बना, एंजाइम है यहां ऐसे लिख सकते हैं एंजाइम नोन एज डीएनए प्राइमेज, और यहां एंजाइम होगा नोन एज आरएनए प्राइमेज है वहां, और यहां डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने नया स्ट्रैंड बनाया। अब कंडीशन ये होती है कि देखिएगा यहां हमने कहा इसमें नहीं है, यहां हमसे पिछले स्टेप में पढ़े थे कि ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में ये क्या होते हैं, ये जो बेस हैं इनके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो ये जैसे ही ब्रेक होते जाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये जो है धीरे धीरे ब्रेक होते हैं, तो कुछ इस फॉर्म में आते हैं, ये इनकी ओपनिंग बढ़ती जाती है, ये देखिए इनकी ओपनिंग बढ़ती जाती है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हैं, ये तो हमेशा 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर स्ट्रैंड बनाने के लिए इनके शर्त है, ठीक है। तो यहां पे जो है 5 प्राइमर एंड से 3 प्राइमर एंड हो गया। अब जब यहां से आगे बढ़ेगा, ये ब्रेक हुए हाइड्रोजन बॉन्ड, बेस पेयर ब्रेक हुए, तो फिर जगह मिली न्यू स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस और आगे बढ़ाने की। तो ये क्या है, अब ये उठ करके यहां चला जाएगा, 3 प्राइमर जब यहां हो जाएगा तो ये पोजीशन क्या दिख रहा है, 5 प्राइमर ही रहेगा। ये 5 प्राइमर वाला पोजीशन है, और ये लास्ट वाला यहां जाएगा, 3 प्राइमर यहां हो जाएगा। अगर मैं इसको कहूं एक ए, तो ए में 5 प्राइमर 3 प्राइमर, और अगर इसे हम कहें बी, तो ये 5 प्राइमर इधर हो जाएगा, ये 3 प्राइमर इधर हो जाएगा, तो ये एंड क्या हो गया, 5 प्राइमर का ही एंड हो गया। तो यहां पे अब इसको हटेगा, और हमने कहा कि 5 प्राइमर एंड हमेशा 5 to 3 जाता है, तो 5 to 3 कंटिन्यू स्ट्रैंड्स बना रहेगा। लेकिन ये जो कंटिन्यू स्ट्रैंड्स बना, इसको हमने दिया लीडिंग स्ट्रैंड, इसको नाम दिया लीडिंग स्ट्रैंड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। नया स्ट्रैंड्स बना जो, यह लीडिंग स्ट्रैंड्स कहलाता है। लेकिन यहां पे जो एक है, ये जो देख पा रहे हैं आप, अब इस कंडीशन में होगा कि 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर, तो ये भी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी यहां पे भी नया स्ट्रैंड बना रहा है। लेकिन बीच में क्या आ गया, आरएनए आ गया। अब इसकी अगर हमने कहूं ये पोजीशन ए है, और यहां पे ये पोजीशन बी हमने कह दिया, तो ये उठ करके आएगा, तो 3 पोजीशन यहां देखिएगा ध्यान से, ये 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर है। अब यहां हुआ तो ये पोजीशन 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट। बट यहां पे क्या था कि कोई आरएनए नहीं था बीच में, लेकिन यहां पे आरएनए प्राइमर आ गया बीच में, ठीक है। जब आरएनए प्राइमर आ जाएगा तो ये स्ट्रैंड कंटिन्यू सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही जैसे ये इतना बना, ये देखिएगा, ये देखिए, ये 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर यहां से यहां तक हो गया। लेकिन अब इसमें नया स्ट्रैंड अगर और मैं बताऊं, तो ये आरएनए प्राइमर बनाया, तब ये डीएनए ने बनाया अपना। अब कंडीशन में फिर यहां तक अगर ये पोजीशन आरएनए प्राइमर बनाएगा, ब्रेकडाउन हाइड्रोजन का बढ़ता गया, आरएनए प्राइमर पहले बना, तभी ये क्या बनाएगा, डीएनए का बनाएगा। यहां से पहले आरएनए प्राइमर बनाया, तभी डीएनए बनाएगा 5 to 3, फिर यहाँ 5 आ गया तो क्या होगा, प्राइमर बनाएगा, तभी डीएनए की सिंथेसिस हो पाएगी, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने किया, फिर यहाँ प्राइमर बनेगा तभी। तो अब देख पा रहे हैं बीच बीच में क्या है, आरएनए प्राइमर बनते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बस एक पोजीशन पे 5 प्राइमर पे आरएनए प्राइमर बन गया, और बीच में कहीं भी आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस नहीं हो रही है, क्योंकि इसके बीच में पहले से बना हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये बीच में आरएनए प्राइमर की एक जोड़ दिख रहा है, आपको एडिशन दिख रहा है, ऐड हो गए। तो यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि ये जो दिख रहा है ना, इस पोजीशन में यह ओकाजाकी पोजीशन दिख रहा है, सो इस स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट इसे कहते हैं, जो कि ओकाजाकी ने, साइंटिस्ट ओकाजाकी ने इसे ऑब्जर्व किया था, इसलिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। ओकाजाकी पैटर्न में हो गया यह फ्रैगमेंट या स्ट्रैंड, इसलिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। अब देखिएगा इतनी सारी चीजें इसमें दिख गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं, कंप्लीशन ऑफ डीएनए के बाद प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर ऑफ डीएनए में प्रूफ रीडिंग में बढ़ेंगे। तो प्रूफ रीडिंग जो होगा स्टेप नंबर 8 जो भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट हम देखेंगे प्रूफ
प्रूफ रीडिंग के कंडीशन में ये होता है कि इतनी सारी चीज़ें आपने देख लिया, बन गया, डीएनए पॉलीमरेज ने, आरएनए प्राइमेज ने ये नए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस कर दिए। अब प्रूफ रीडिंग में कुछ एंजाइम आते हैं, जैसे हम देखेंगे एक एंजाइम हो जोगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये क्या कराता है, ये सेंसिस करता है, सेंसिस करता है, मीन्स इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है किसका, ये न्यू स्ट्रैंड का। ये तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक साइड से बनाते चले जा रहा है, बनाते चले जा रहा है, उसे बस सिर्फ बनाने से मतलब है, ठीक है। लेकिन ये जो है पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसका काम ये है कि पीछे से पता लगाते हुए चल रहा है कि कहीं मिसमैचिंग तो नहीं ना है, डीएनए की सिंथेसिस अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है, मॉलिक्यूलर बेसिस जो है, नाइट्रोजन बेसिस जो है वो सही से ऐड लगे हैं कि नहीं, ठीक है। तो उस स्ट्रैंड का आइडेंटिफाई करता है एंड इन्वेस्टिगेट करता है, सेंसिस करता है, पता लगाते हुए कहीं मिसमैचिंग तो नहीं है। अगर वह मिसमैचिंग हुआ, यह डीएनए स्ट्रैंड मिसमैचिंग हुआ, और दूसरी बात एक चीज और देख लीजिएगा, मिसमैचिंग का मतलब यहां पे आप देख पा रहे हैं बीच बीच में आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर है, ये कंटिन्यू डीएनए स्ट्रैंड होना चाहिए न्यू स्ट्रैंड्स, तो आरएनए प्राइमर यहां भी दिख रहा है, यहां पे भी क्या फॉर्क एंड पे आरएनए प्राइमर है, ठीक है। तो इस आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए, और अगर मिसमैचिंग है इसमें, बेस भी कहीं मिसमैचिंग है, जो बेस है जुड़े हुए, तो उसको क्या करता है पॉलीमरेज फर्स्ट जो है तुरंत आइडेंटिफाई करता है, और यहां आता है एक एंजाइम इंडोन्यूक्लिएज, इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये क्या करता है, तुरंत वहां से कट करता है, इन लोग को कट करता है, इंडोन्यूक्लिएज इन लोग को कट कर देता है, आरएनए को यहां से रिमूव करा देता है। और कहीं पे भी बीच में अगर स्ट्रैंड के बीच में बेस पेयरिंग है तो उसे भी मिसमैचिंग को कट करके हटा देता है, वहां से रिमूव कर देता है। तो जैसे ये बीच बीच से आरएनए हट गए तो ये स्ट्रैंड्स क्या हो गए, कंटिन्यू हो गए, ये स्ट्रैंड कंटिन्यू हो गए, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर, ये हो जाएगा 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर, कंटिन्यू स्ट्रैंड्स बन गए। तो देखिएगा हमने तो बताया ये जो है कट हुआ था, कौन काटा, इंडोन्यूक्लिएज। फिर एक एंजाइम आता है इसी में डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। ये एंजाइम क्या करते हैं, इस जो स्ट्रैंड्स हैं इनको ये लाइगेटेड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यहाँ से आरएनए जो कटा हुआ था इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हो जाता है न्यू स्ट्रैंड्स, पूरा कंप्लीट कंटिन्यू स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, जिसमें पहला एक स्ट्रैंड जो कंटिन्यूटी यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड होते हैं और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड्स होते हैं। इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट तो था, लेकिन इसको जब जैसे ही नेक्स्ट स्टेप अगर मैं बताऊं, ये हम पढ़ रहे हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग को भी मैंने इसी डायग्राम पे ही बता दिया हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं था। तो ये बन गए आगे, जब ये कंटिन्यू डीएनए बन गए तो ये हो जाता है लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये देख पा रहे हैं इस तरह से डीएनए की रिप्लिकेशन कंप्लीट होता है और आगे ये बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते हुए ये न्यू स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर है और यहाँ से 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर, और ये हो जाते हैं 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर और ये 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर। तो आप देख पा रहे हैं इनके अंदर बेस पेयर लग जाएंगे, ठीक है। तो मतलब एक डीएनए से या 2 डीएनए की सिंथेसिस हो गई, 2 डॉटर डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है रिप्लिकेशन होकर के। तो ये पूरा कंप्लीट लेक्चर था डीएनए रिप्लिकेशन का। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसके आगे ट्रांसक्रिप्शन का या फिर नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उसका क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपके बीच पहुंचती रहे। थैंक यू, जय हिंद।